हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल सर्च, लेसन नंबर 3, द सल्तनत पीरियड। इससे पहले हमने जो किया था स्टूडेंट्स, वो हमने किया किस तरह से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और चोला साम्राज्य के बारे में किया, पल्लवा रूलर्स के बारे में किया। वो सब कुछ हमने इससे सेकेंड लेसन में किया था। लेकिन जो अब हमारा लेसन है वो है सल्तनत पीरियड, यानी एक सल्तनत राज्य कैसे शुरू हुआ था। सो लेट अस स्टार्ट। सॉरी। मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन 1192। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में हराया था। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, और इसी के साथ साथ में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी थी भारत में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद। आपको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान को कहाँ पे हराया था मोहम्मद गौरी ने। तराइन के युद्ध में हराया था, जबकि पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और पृथ्वीराज चौहान का एक फेमस कवि था चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। अब हम करते हैं सल्तनत पीरियड। मुस्लिम रूल जो था वो इंडिया में शुरू हो गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड इन 1206 AD। मोहम्मद गौरी का जो मर्डर किया गया था, उनकी मृत्यु कर दी गई थी, उनका कत्ल कर दिया गया था 1206 ईस्वी पूर्व। ही हैड नो हेयर, उनका कोई हेयर, उनका मतलब कोई जो उनके बाद शासन को संभाल सके, उनका कोई उत्तराधिकारी, कोई हेयर नहीं था। सो हिज जनरल्स डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। इसलिए उसके जो जर्नल्स थे, जो उन्होंने अधिकारी लगाए हुए थे, उन्होंने विभिन्न विभिन्न भागों में अपने आप को उस शासन का अधिकारी घोषित कर दिया कि अब हम इस शासन को अलग चलाएंगे। वन ऑफ हिज जर्नल, उसका एक जनरल था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, assumed control of Muhammad Ghori's Indian possessions and laid the foundation of the Delhi Sultanate। उनका जो एक जनरल था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने मोहम्मद गौरी का जो इस शासन था दिल्ली का, इसे अपने अंदर ले लिया और फिर दिल्ली में सल्तनत पीरियड की शुरुआत की, यानी फाउंडेशन बना था सल्तनत पीरियड का। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। The period between 1206 and 1526 AD is known as the period of Delhi Sultanate। 1206 से और 1526 ईस्वी पूर्व का जो युग है, जो पीरियड है, उसे हम दिल्ली सल्तनत का पीरियड के नाम से जानते हैं। दिस इज बिकॉज द रूलर ऑफ दिस पीरियड वर नोन एज सुल्तान। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय के जो शासक थे, उन शासकों को हम सुल्तान कह करके बुलाते थे। दे रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल सिटी दिल्ली। वो अपनी जो कैपिटल सिटी, जो राजधानी क्षेत्र दिल्ली था, उसी से अपना शासन चलाते थे। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द राजपूत डायनेस्टी। जो दिल्ली थी वो पहली बार राजपूत वंशजों की। हेलो, हाँ जी। Delhi first became the capital of kingdom under the Rajput dynasty of तोमर। जो दिल्ली थी वो पहली बार जिस साम्राज्य में राजधानी बनी थी, वो राजपूत वंश था, तोमरों का। अर्ली 12th सेंचुरी, इट मीन्स 1165, यानी कि 12वीं सदी की शुरुआत में 1165 ईस्वी में, अंडर तोमरा यानी तोमर एंड चौहान्स डायनेस्टीज, तोमर और चौहानों का जो वंश था, इट बिकम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। यह एक महत्वपूर्ण कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक केंद्र भी रहा। कॉइन्स मिंटेड हेयर वर कॉल्ड दहीवॉल। जो यहाँ पे कॉइन यानी सिक्के बनाए जाते थे, वो दहीवॉल के नाम से जाने जाते थे। विच हैड अ वाइड सर्कुलेट, जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ द वेस्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट ओनली अंडर द दिल्ली सल्तनत। जब दिल्ली सल्तनत थी तो उस दौरान, मतलब दिल्ली जो राजधानी थी, उस दौरान
जो क्षेत्र था बहुत विस्तृत हो गया था, बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट इसके अधीन आते थे। द फॉलोइंग 5 डायनेस्टीज ऑफ द तुर्किश अफगान ओरिजिन टुगेदर मेक द दिल्ली सल्तनत। तुर्की और अफगानों ने मिलकर दिल्ली को एक सल्तनत बनाया था। सो उनका विवरण इस तरह से दिया है कि वो कब कब रहा था। नंबर 1, 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी पूर्व तक क्या रहा था? स्लेव डायनेस्टी, यानी कि दास वंश का शासन रहा था। फिर 1290 से 1320 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी तक, नॉट ईस्वी पूर्व, ईस्वी तक खिलजी डायनेस्टी, खिलजी शासन रहा था, खिलजी वंश का शासन। उसके बाद रहा था तुगलक डायनेस्टी 1320 से और 1414 ईस्वी तक। द सैयद डायनेस्टी वो 1414 से और 1451 ईडी तक रहा था। और लोधी वंश जो था वो रहा था 1451 से 1526 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी 1206 से और 1210 ईस्वी तक। अभी शुरुआत स्लेव, मैं बता रहा हूँ आपको, स्लेव डायनेस्टी की बात हो रही है, यानी 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी रही थी। और उस स्लेव डायनेस्टी में भी 1206 से और 1210 तक किसका शासन रहा था, अब हम वो बात कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द तुर्किश स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्की दास था, who played an important role in expansion of the territories of मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के शासन को विस्तृत करने में, शासन को या क्षेत्र को बढ़ाने में उसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। He declared himself the ruler after the death of मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात में उसने आपको क्या, एक शासक घोषित कर दिया। He founded the slave dynasty। उन्होंने दास वंश की स्थापना की थी। His successors were called मालुक। उसका जो, उसे क्या पुकारा जाता था, उसे मालुक के नाम से पुकारा जाता था, विच मीन्स स्लेव और द सन ऑफ स्लेव्स, जिसका अर्थ होता था दास या दास का बेटा। मालुक का अर्थ होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज वेरी काइंड ऑफ हिज सब्जेक्ट, हैंस ही वॉज कॉल्ड द लक बख्श। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह बहुत ही कैसा था, काइंड, दयालु था, इसलिए उसे क्या पुकारा जाता था, लक बख्श, जिसका अर्थ होता है गिवर ऑफ लाख्स, यानी लाखों दान करने वाला। ही वॉज सक्सेसफुल इन सपोर्टिंग द इंटरनल रिवॉल्ट एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। उसने आंतरिक मामलों में, आंतरिक विद्रोह और जो बाहरी दखल अंदाजी थी, जो बाहरी विद्रोह हुआ था, कॉज्ड बाय द मंगोलों के कारण, हु इन्वेंडेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत के उत्तरी वेस्टर्न पार्ट से क्या किया था, हमला कर दिया था, उन सब को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंगोल, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आक्रमण किया था, उनके आंतरिक और बाहरी दोनों आक्रमणों को अच्छी तरह से संभाला। कुतुबुद्दीन ऐबक बुल्ट द कुतुब मीनार इन दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई थी दिल्ली में। एंड ऑल्सो सेवरल मॉस्क्यूज दिल्ली एंड आगरा, और दिल्ली और आगरा में बहुत सारी मस्जिदें बनवाई थी। ही डिड नॉट लिव लॉन्ग एज ही फेल फ्रॉम हॉर्स एंड डाइड। वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वह घोड़े से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया इल्तुतमिश, जो 1210 में क्या हुआ था, स्लेव वंश के जो पहले संस्थापक थे उनकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिर करके। अब 1210 से और 1236 तक इल्तुतमिश शासक का शासन रहा था। अ फॉर्मर स्लेव एंड लेटर सन इन लॉ, जो पहले तो एक दास था और बाद में सन इन लॉ बना था, किसका? ऐबक का, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश टुक ओवर द थ्रोन। अब उन्होंने थ्रोन यानी सम्राट, जो शासक, जो उसका जिसे सम्राट का जो सर पे पहने जाने वाला थ्रोन होता है उसे ले लिया, यानी वो खुद शासक बन गया। एमडेस्ट ग्रेट अपोजिशन, हालांकि उसका अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा था, लोग उसके खिलाफ थे। 1210 ईस्वी में ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शमसुद्दीन, यानी उसे एक टाइटल दिया गया जिसका अर्थ था शमसुद्दीन, सन ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का बेटा, सभी धर्मों को समान मानने वाला। इल्तुतमिश फेस्ड मेनी चैलेंजर्स, इल्तुतमिश ने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। ही हैड टू फर्स्ट द रिवॉल्ट ऑफ नोबल, उन्होंने पहली बार तो उन्होंने नोबल्स
जो रिवॉल्ट हुआ था यानी विद्रोह हुआ था उसका सामना किया। ही डिफीटेड, उसने डिफीट किया था यादव्स एंड ऑक्यूपाइड लाहौर एंड पंजाब। उसने यादव्स को डिफीट किया और पंजाब को और लाहौर को अपने अधीन कर लिया था। ही अटैक्ड एंड डिफीटेड कुबाचा, उन्होंने कुबाचा को ऊपर अटैक किया और उसे हरा दिया। द गवर्नर ऑफ, वो गवर्नर था कहाँ का, सिंध, जो सिंध का गवर्नर था उसके ऊपर आक्रमण करके उसे हरा दिया। ही देन सबड्यूड द राजपूत चीफ ऑफ रणथंभोर अजमेर एंड ग्वालियर, फिर उसने जो रणथंभोर के चीफ थे राजपूत उनके ऊपर आक्रमण किया और क्या किया, फिर उसे ब्रॉट बंगाल बिहार अंडर द कंट्रोल वाइल इल्तुतमिश वाज ट्राइंग टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। जब इल्तुतमिश अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था तो उसने इन सब को हराया अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेजी खान एंड बेगम। उसने खुद चंगेजी खान के नेतृत्व में इन सभी को हराया, यानी अजमेर ग्वालियर ये सभी उसने अपने अंडर ले लिए। फिर क्या किया, एम्पायर ऑफ मंगोल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेजी खान एंड बिगेन टू अपीयर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, और फिर वह क्या है इंडिया के बॉर्डर पर दिखाई देने लगा, यानी उसने अपना साम्राज्य का इतना विस्तार कर लिया। द मंगोल्स वर वॉरियर ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, जो मंगोल थे वो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया की एक बहुत ही लड़ाकू कबीला था। इल्तुतमिश बिल्ड ए लाइन ऑफ फोर्ट, इल्तुतमिश ने बहुत ज़्यादा किले बनाए थे अलोंग द रिवर रावी, रावी नदी के साथ साथ, ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मंगोल्स इनटू इंडिया, ताकि वो मंगोलों की एंट्री को भारत में रोक सके, मंगोलों को भारत में ताकि प्रवेश न होने पाए। बट द मंगोल्स कंटिन्यूड देयर अटैक्स, लेकिन मंगोलों ने अपने अटैक जारी रखे एंड फाइनली गेन कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न पंजाब, और अंत में वेस्टर्न पंजाब पर अपना शासन अपना अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस टैंक्स सिल्वर कॉइन्स एंड द जिटाल्स विच वर कॉपर कॉइन्स। इल्तुतमिश ने किस किस चीज़ को स्थापित किया था, उसने टैंक्स बनवाए थे, सिल्वर कॉइन्स बनवाए थे और जिटाल्स बनवाए थे जो कि कॉपर कॉइन्स थे, कॉपर के सिक्के थे। सेवरल स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, बहुत सारे स्कॉलर विद्वान थे और आर्टिस्ट थे, आल्सो एंटर इंडिया रिसीव द प्रोटेक्शन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए अपने आप को, इसलिए कि इल्तुतमिश उन्हें संरक्षण देगा, उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स और आर्टिस्ट भारत में इल्तुतमिश के शासन में आ गए थे। तो इल्तुतमिश के बाद बेटा हमारा जो शासन होगा और रजिया सुल्तान का शुरू होगा। अभी हमने बस यहीं तक किया है, आप इसे अच्छी तरह से रीड करें और जो इसके वर्ड मीनिंग्स हैं उन वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।